हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए साइंस यानी विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर को यहां पे सॉल्व किया जाएगा। इस मॉडल पेपर में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो यहां पे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है कांच, सी ऑप्शन है प्लास्टिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी। तो वो कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो जो मिट्टी है यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दो नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो निर्गत किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण, यहाँ से एक आपतित किरण आती है, दर्पण से टकराती है और ये क्या होता है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरण को ही हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं और यहाँ पे क्या होता है, एक अभिलंब होता है। तो जो ये निर्गत किरण होती है और ये जो अभिलंब होता है इसके बीच में जो भी कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। और जो आपतित किरण होती है और जो यहाँ पे अभिलंब होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। यहाँ पे बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान क्या होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे साइन आई बट्टा साइन आर, बी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आर बट्टा साइन आई, सी ऑप्शन है यहाँ पे साइन आई गुणे साइन आर, डी ऑप्शन है यहाँ पे साइन, इनमें से सभी यहाँ पे उत्तर सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पे बताना है कि सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ पे न्यूनतम दूरी आपको बताना है कि क्या होती है। ए ऑप्शन है 25 मीटर, बी ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2.5 मीटर। तो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। जिस आंख में अगर दूरदृष्टि दोष हो गया हो वो किसे साफ साफ देख सकती है। ए ऑप्शन यहाँ पे दूर की वस्तु को, बी ऑप्शन यहाँ पे निकट की वस्तु को, सी ऑप्शन है बड़ी वस्तुओं को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए किसी को अगर दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि उल्टा होता है थोड़ा सा। अगर दूरदृष्टि दोष हो गया होगा तो यहाँ पे देखिए दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। अगर यहाँ पे देखिए निकट दृष्टि दोष हो गया है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इसे यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु इसे क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, यानी साफ साफ दिखाई देगी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे बताना है कि किस रंग का स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे बैगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य यहाँ पे या किस रंग का झुकाव यहाँ पे किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो जो यहाँ पे बैगनी रंग होता है इसका झुकाव यहाँ पे सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और वो कौन सा रंग है जिसका झुकाव सबसे कम होता है, तो जो लाल रंग होता है उसका झुकाव यहाँ पे सबसे कम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा उपकरण है जिसमें धन और त्वरण का यहाँ पे चिन्ह नहीं होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन यहाँ पे वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है कुंडली में, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत सेल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता, यानी यहाँ पे त्वरण नहीं हो सकता, शायद यहाँ पे ऋण आवेश होना चाहिए, धन और ऋण। तो यहाँ पे देखिए किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो जो यहाँ पे कुंडली होता है इसमें यहाँ पे क्या होता है, धन और ऋण आवेश नहीं होता है, इस पे चिन्ह कुछ भी नहीं होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। जो धातु होते हैं उसमें धारावाहक कौन होते हैं? ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी ऑप्शन है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है कोर इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए धातुओं में धारावाहक होते हैं तो कौन होते हैं? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे वोल्ट मीटर से, बी ऑप्शन है ए मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन यहाँ पे किसी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो इसे ए मीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसे हम लोग आमीटर भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे, विद्युत फ्यूज काम करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस पे काम करता है? ए ऑप्शन यहाँ पे धारा के उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन यहाँ पे धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, सी ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, डी ऑप्शन है किसी पर भी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज काम करता है, यानी विद्युत फ्यूज किस पर काम करता है? तो ये धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? ए ऑप्शन यहाँ पे सामान्य चुंबक, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबक, सी ऑप्शन है कोई चुंबक नहीं बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि किसी नरम लोहे को हम क्या करें? धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो वो क्या बनेगा? तो ये विद्युत चुंबक बनेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है, यानी ये किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे 3600 जूल के, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल का, सी ऑप्शन है यहाँ पे 36 गुणे 10 के पावर 6 जूल का, डी ऑप्शन है यहाँ पे 36 जूल का। तो 1 किलोवाट घंटा किसके यहाँ पे तुल्य यानी किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हेतु आवश्यक है। यहाँ पे बताना है आपको कि अगर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी ऑप्शन है यहाँ पे क्रोमियम, सी ऑप्शन है यूरेनियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है। तो यहाँ पे देखिए H2 और O2 मुक्त होता है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या होता है? मुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे 1:2, बी ऑप्शन यहाँ पे 1:3, सी ऑप्शन यहाँ पे 2:1, डी ऑप्शन यहाँ पे 1:1। तो कितना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात? तो यहाँ पे होगा 2:1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आप देखिए भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया, बी ऑप्शन है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी ऑप्शन है यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया, डी ऑप्शन है विघटन अभिक्रिया। तो भोजन का पचना और पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? इसमें आपको पहचानना है कि कौन एक ऑक्सीकारक है। ए ऑप्शन यहाँ पे H2, बी ऑप्शन है यहाँ पे CO, सी ऑप्शन है यहाँ पे H2S, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cr यानी क्रोमियम। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। जो H2S है वो क्या है? एक ऑक्सीकारक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 17 नंबर प्रश्न है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। इसमें किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कौन होगा आपको पहचानना है। ए ऑप्शन होगा यहाँ पे 7 के बराबर, बी ऑप्शन है यहाँ पे 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है। जो विलयन का पीएच मान 7 से कम हो वो क्या होता है? यहाँ पे अम्लीय होता है। 7 के बराबर हो तो उदासीन होता है, 7 से अगर अधिक हो तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ये सभी भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न है 18 नंबर, चीनी का आणविक सूत्र क्या है। इसमें से आपको चीनी का आणविक सूत्र पूछा गया है कि कौन है। ए ऑप्शन यहाँ पे CH3COOH, बी ऑप्शन यहाँ पे C6H12O6, सी ऑप्शन यहाँ पे C12H22O11, यहाँ पे डी ऑप्शन है CH3CHO। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे C12H22O11, ये क्या होता है, चीनी का आणविक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। जो हमारा शरीर होता है वो किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे 0 से लेके 6 के बीच में, बी ऑप्शन है 6 से लेके 9 के बीच में, सी ऑप्शन यहाँ पे 9 से लेके 11 के बीच में, डी ऑप्शन यहाँ पे 7 से 7.8 के बीच में। तो हमारा शरीर किस पीएच परास के अंदर कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। वो कौन है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सोडियम खोजिएगा, तो सोडियम यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम आपको दो पदार्थ बताए थे, एक सोडियम बताए थे और एक क्या बताए थे, लिथियम, जिसे हम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो एक तो होता है सोडियम और दूसरा कौन होता है, यहाँ पे लिथियम। तो यहाँ पे अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं हो तो हमें कौन सा ऑप्शन देगा, यहाँ पे लिथियम देगा, तो हम उस पर टिक लगा देंगे, यानी वो लिथियम तत्व है इसमें जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन है जो एक आयनिक यौगिक है। यहाँ पे ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन यहाँ पे CH2, CO2, यहाँ पे सी ऑप्शन है CaCl2, डी ऑप्शन यहाँ पे NH3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पे देखिए CaCl2, ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक उपधातु है। ए ऑप्शन यहाँ पे Fe यानी लोहा, बी ऑप्शन है Cu यानी कॉपर, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है निकेल, Na यानी निकेल, यहाँ पे डी ऑप्शन है Sb का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एंटीमनी होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उपधातु क्या होता है, एंटीमनी होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे Sb होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एंटीमनी होता है वो उपधातु होता है और एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो Sb होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे कोल्बे ने, बी ऑप्शन है वोहर ने, सी ऑप्शन है वर्जिलियस ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो वोहर ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है एथीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे एथाइन। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इथाइन देता है, यानी इथाइन गैस देता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समवायी है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि वो कौन है जो समवायी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे C2H6, C6H6, बी ऑप्शन यहाँ पे C5H10 और यहाँ पे C2H12। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है C2H5OH और यहाँ पे देखिए CH3OCH और डी ऑप्शन यहाँ पे CH4 और यहाँ पे C2H6। तो यहाँ पे आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन समवायी है। तो यहाँ पे देखिए जो सी वाला ऑप्शन होगा ये यहाँ पे सही हो जाएगा, C2H5OH और यहाँ पे CH3OCH3, ये क्या है, यहाँ पे समवायी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। जो वर्ग 1 होते हैं उसके तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तत्व, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु, डी ऑप्शन यहाँ पे लेंथेनाइड्स। तो जो यहाँ पे वर्ग 1 के तत्व होते हैं उसे क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे 30.5 किलो जूल प्रति मोल, बी ऑप्शन है 305 किलो जूल प्रति मोल, सी ऑप्शन यहाँ पे 3.5 किलो जूल प्रति मोल, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में श्वसन की क्रिया में के अंतर्गत अगर एडीपी टूटता है, एक एडीपी टूटता है तो ये कितनी ऊर्जा देता है, तो 30.5
यहाँ पे किलो जूल प्रति मोल ये क्या देता है, ऊर्जा देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो पादप में जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे जल का परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का वहन के लिए, सी ऑप्शन है एमिनो अम्ल के वहन के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पादप में जाइलम जल के परिवहन यानी जल के वहन के लिए यहाँ पे उत्तरदायी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये। जैसे बोर्ड एग्जाम का परीक्षा होता है बिल्कुल वैसा ही पेपर है आपका, तो ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो हमारा प्राकृतिक है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे संयोजन क्रिया से, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण से, सी ऑप्शन है अपघटन से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन में यहाँ पे ऑक्सीजन है उसका संतुलन बना रहता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है वो किस तरह के जल में रहता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खरा जल में, डी ऑप्शन है मृदु जल में। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो ये हमेशा साफ जल में पनपता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। इसमें से कौन है जो एक पादप हार्मोन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पेप्सिन, बी ऑप्शन है एड्रेनल, सी ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सिन, डी ऑप्शन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, तो जो ये ऑक्सिन है ये क्या है, एक पादप हार्मोन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। यहाँ पे बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन यहाँ पे रक्त कोशिका, बी ऑप्शन है मांसपेशियां, सी ऑप्शन यहाँ पे तंत्रिका कोशिका, डी ऑप्शन है सभी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, जो तो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वो किसमें होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है मलेरिया परजीवी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है। यहाँ पे बताना है कि फूल में कौन नर जनन अंग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे पुंकेसर, बी ऑप्शन है अंडप, सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे वर्तिका। तो फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है, तो ये पुंकेसर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, और ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, तो 22वें जोड़े क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे ऑटोसोम, बी ऑप्शन यहाँ पे लिंक क्रोमोसोम, सी ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है यहाँ पे वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए जो 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 22वें जोड़े गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑटोसोम बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे पक्षी और चमगादड़ के पंख है। जो पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं वो कैसे पंख हैं। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है यहाँ पे समजात अंग, बी ऑप्शन है यहाँ पे समृद्धि अंग, सी ऑप्शन है यहाँ पे अवशेषी अंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पक्षी के पंख होते हैं वो अलग होते हैं, और जो यहाँ पे चमगादड़ के पंख होते हैं वो अलग होते हैं, यानी इनकी संरचनाएं बिल्कुल अलग होती हैं, यानी एक जैसे ये नहीं दिखते हैं, लेकिन दोनों काम क्या करते हैं, उड़ने के लिए ही इन दोनों पंखों का उपयोग करते हैं। पक्षी भी अपना पंख उड़ने के लिए करता है और चमगादड़ भी अपना पंख उड़ने के लिए करता है, लेकिन इनकी बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए कौन सा अंग है, तो समृद्धि अंग है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे शाकाहारी,
बी ऑप्शन यहाँ पे मांसाहारी, सी ऑप्शन यहाँ पे सर्वाहारी, डी ऑप्शन यहाँ पे अपघटक। तो यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसे ही हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो जो पेड़ पौधे को खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, यानी वो शाकाहारी कहलाते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो शाकाहारी बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो ओजोन के एक अणु यानी O3 में ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ओजोन परत होता है वो पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। जो पेट्रोलियम है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे मोटर वाहन में, तो जो जी बिल्कुल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे जलयान में, इसमें भी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे वायुयान में, इसमें भी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से सभी में क्या होता है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है, कोयले का प्रमुख स्रोत क्या है। यहाँ पे देखिए जो कोयला है, जो पृथ्वी के अंदर कोयला पाया जाता है, वो उसका मुख्य स्रोत क्या है, वो किससे बना है जो कोयला है। ए ऑप्शन यहाँ पे जलीय जीव से, बी ऑप्शन यहाँ पे पौधों से, सी ऑप्शन है चट्टान से, डी ऑप्शन है सभी। तो जो जमीन के अंदर कोयला है वो निश्चित ताप दाब के अनुसार वो क्या हुआ है, जो पौधे होते हैं वो पौधे अगर जमीन के गर्भ में चलेगा और उस पर अगर निश्चित ताप और दाब लग गया तो वो क्या हो गए, यहाँ पे कोयला बन जाते हैं। तो जो यहाँ पे पौधे होते हैं वो कोयले का मुख्य स्रोत होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो ये जलीय जीव होते हैं। ये भी अगर यहाँ पे समुद्र में भूकंप आए और जलीय जीव यानी धरती के गर्भ में चलेगा और उसको निश्चित ताप और दाब मिल जाए तो ये जो जलीय जीव है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल बन जाएंगे। और जो पेड़ पौधे होंगे उसको वो अगर जमीन के अंदर चला गया, अगर उसको निश्चित ताप और दाब मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, यहाँ पे कोयला बन जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन यहाँ पे निकले तो वो क्या कहलाएगा। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है अपचयन, सी ऑप्शन है संचरण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस वैश्विक उष्मीकरण के लिए यहाँ पे देखिए उत्तरदायी है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, ये क्या है, वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है। यानी ये गर्मी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, पित्त रस कहां से स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है वो कहां से स्रावित होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अग्नाशय से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है यहाँ पे छोटी आंत से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पित्त रस होता है वो कहां से स्रावित होता है, तो जो यकृत होता है यहीं से स्रावित होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा अजैव निम्न करणीय कचरा है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन है जो अजैव निम्न करणीय कचरा है, जो कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं। ए ऑप्शन यहाँ पे टिश्यू पेपर, बी ऑप्शन है केले का छिलका, सी ऑप्शन है थर्मोकोल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कौन है जो अजैव निम्न करणीय कचरा है, तो जो थर्मोकोल होता है वो अजैव निम्न करणीय कचरा होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, डी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को करता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, पुष्प का नर जननांग है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पुंकेसर, बी ऑप्शन है जयांक, सी ऑप्शन है पंखुड़ी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसमें से आपको पहचानना है कि बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे CaOCl2 ये क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे गंगा में मछली पालना, बी ऑप्शन यहाँ पे गंगा में कपड़ा धोना, ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है, यहाँ पे गंगा में अधजल सौर डालना, ये भी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे डी ऑप्शन है, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करना, यहाँ पे ये भी क्या है, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अब जब आप गंगा में मछली पालिएगा तो इससे प्रदूषण नहीं होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे हमारे 48 प्रश्न जो यहाँ पे खत्म हो गए। तो आप अगर लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से आप लोग इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे है ये आपका होमवर्क प्रश्न की नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों के पास जरूर इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।